So good morning, everybody. Myself, Sunny Kumar, faculty in Electronics and Communication Department in Saleh Polytechnic. Today is 8th of January 2022, and today I will be discussing about different types of wave analyzers. Okay, so let's get started. सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन जनरेटर्स. ठीक है, फंक्शन जनरेटर के बाद आज जो हमारा टॉपिक होगा हम लोग वेव एनालाइजर्स के बारे में पढ़ें. ठीक है, वेव एनालाइजर्स. ठीक है, किसी का कुछ डाउट रहेगा, कुछ पूछना रहेगा तो फर्स्ट यू विल रेज योर हैंड, देन वी विल आस्क योर क्वेश्चन. ठीक है, और आवाज नहीं जाएगा, वीडियो क्लियर नहीं जाएगा तब भी आप लोग बता देगा. अभी आवाज और वीडियो पूरा क्लियर है? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, आवाज और वीडियो पूरा क्लियर है? यस सर. सर ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू. तो स्टार्ट करेंगे हम लोग वेव एनालाइजर से. तो बोलता क्या है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म को हम लोग मैथमेटिकली जान सकते हैं. ठीक है, जो भी कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म होता है उसको मैथमेटिकली हम लोग दर्शा सकते हैं. और उसमें क्या क्या चीज प्रेजेंट होता है, कुछ फंडामेंटल्स होते हैं. ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म है, ठीक है ना, that can be shown mathematically which contains some fundamentals and कुछ हार्मोनिक्स. हार्मोनिक्स मतलब आप लोग जानते हैं ऑसिलेशन, और फंडामेंटल्स मतलब उसका कुछ प्रॉपर्टीज, कैसा नेचर का है, आरएफ फ्रीक्वेंसी है, एएफ फ्रीक्वेंसी है, मतलब ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज है, या आरएफ है, या वीएचएफ है, या यूएचएफ है, उसका जो भी फंडामेंटल्स है वो इस पे डिपेंड होगा, और ये हार्मोनिक्स उसका ऑसिलेशंस पे. ठीक है, तो बोलता क्या है, कभी कभी इन दोनों को अलग से मेजर करने का जरूरत होता है. यानी कि इसको भी मेजरमेंट करने का जरूरत पड़ता है और इसको भी मेजर करने का, मतलब हार्मोनिक्स एज वेल एज फंडामेंटल्स को इंडिविजुअली मेजर करने का जरूरत पड़ता है. तो उसके लिए जो डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एज यू नो दिस इज द मेजरमेंट सब्जेक्ट, तो इसके लिए जो मेजरमेंट टूल या मेजरमेंट डिवाइस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वेव एनालाइजर्स. ठीक है, दोज आर नोन एज वेव एनालाइजर्स. फिर से हम दोहरा देंगे, अभी तक मैंने क्या बोला
कि कोई भी कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म को हम लोग मैथमेटिकली शो कर सकते हैं विच कंटेन्स योर फंडामेंटल एज वेल एज हार्मोनिक्स। ठीक है, अब कभी कभी जरूरत पड़ता है कि उस फंडामेंटल्स और हार्मोनिक्स को हम लोग इंडिविजुअली जांचे, यानी कि उसकी मेजरमेंट लें उसका, कि उसका नेचर क्या है, कितना फ्रीक्वेंसी रेंज में मतलब एक एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। तो उसके लिए हम लोग जो डिवाइस इस्तेमाल करते हैं उन सबका मेजरमेंट के लिए, दोज आर नोन एज वेव एनालाइजर्स। ठीक है, उनको वेव एनालाइजर्स बोला जाता है। ठीक है, तो बोला जाता है कि, और ये जो एनालिसिस होता है ना, जो कि वेव एनालाइजर से हम लोग करते हैं, दिस इज नोन एज द सिंपलेस्ट वेव फॉर्म एनालिसिस। मतलब सबसे आसान तरीका किसी भी वेव फॉर्म को एनालाइज करने के लिए यही इस्तेमाल होता है। ठीक है, और जो वेव एनालाइजर्स होता है ना, इसको कभी कभी हम लोग फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव वोल्टमीटर्स भी बोलते हैं। याद रखिएगा, अभी आने वाले जो जो हम लोग वेव एनालाइजर्स देखेंगे वहां पर कुछ कुछ टर्म्स आएगा। ठीक है ना, तो जैसे रहेगा आपका VTVM। ठीक है, तो बोलोगे सर VTVM क्या है? अभी मैंने क्या बोला कि जो हमारा वेव एनालाइजर्स होता है उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नाम से भी बुलाया जाता है। पहला होता है, बोलते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव वोल्ट मीटर्स। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव वोल्ट मीटर्स बोलते हैं, या फिर हम लोग कैरियर फ्रीक्वेंसी वोल्ट मीटर भी बोलते हैं, कैरियर फ्रीक्वेंसी वोल्ट मीटर भी बोलते हैं। ठीक है, और सेलेक्टिव लेवल वोल्ट मीटर भी बोलते हैं। देखिए, इवेंचुअली हो क्या रहा है, मेजरमेंट मतलब उसका कोई फाइनल डेटा आपको मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज। तो वही है, वेव एनालाइजर का जो आउटपुट आपका निकलेगा ना, वो मतलब जो आउटपुट एंड में जब आप लोग डायग्राम देखोगे तो उसमें क्या मिलेगा कि वहां पर वोल्टमीटर लगा हुआ। वोल्टमीटर चाहे आपका फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव वोल्टमीटर हो सकता है, चाहे वो कैरियर फ्रीक्वेंसी वोल्टमीटर हो सकता है, या फिर सेलेक्टिव लेवल का वोल्टमीटर हो सकता है। एक तरह से हम लोग उसका वोल्टेज नापेंगे, जिससे हम लोग उसके नेचर के बारे में जान सकेंगे, उस वेव के बारे में जान सकेंगे। तो जो टाइप ऑफ वोल्ट मीटर वहां पर लगा हुआ रहता है किसी किसी में, उसका नाम होता है VTVM। VTVM का फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, वैक्यूम ट्यूब वोल्ट मीटर। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। VTVM जो इस्तेमाल करेंगे हम लोग, फिर मत बोलिएगा सर ये VTVM क्या है, उसका नाम है VTVM, स्टैंड्स फॉर वैक्यूम ट्यूब वोल्ट मीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेव एनालाइजर का हल्का सा इंट्रोडक्शन, कि वेव एनालाइजर होता क्या है, वेव एनालाइजर के अंदर क्या क्या चीज प्रेजेंट होते हैं, वेव एनालाइजर को किस किस नाम से बुलाया जाता है, और उसका जो वोल्टमीटर है, उस जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका नाम क्या होता है। यहां तक क्लियर है सभी लोगों के लिए, आई गेस? क्लियर है सभी लोगों के लिए? हाँ या यस ना सर। तो बोल दीजिए। ठीक है, अब आता है, हम लोग बात करेंगे हार्मोनिक्स की बात, कि हार्मोनिक्स होता है क्या। हार्मोनिक्स टाइप ऑफ ऑसिलेशन आप बोल सकते हो। ठीक है, हार्मोनिक्स का मतलब ही होता है कि जब कोई भी साइन वेव हमारा ऑसिलेशन मोड में होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो उसको हम लोग हार्मोनिक्स बोलते हैं। तो उसी में जब कोई टाइप ऑफ नॉइज आ जाए, ठीक है ना, उस हार्मोनिक्स में किसी भी टाइप का नॉइज आ जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। तो अब सर हार्मोनिक डिस्टॉर्शन को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं या कैसे एनालाइज कर सकते हैं? तो उसके लिए जो एनालाइजर इस्तेमाल होता है, मतलब हार्मोनिक के लिए जो इस्तेमाल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टॉर्शन एनालाइजर। हम लिख दे रहे हैं, हार्मोनिक एनालाइजर कैन बी measured। तनवीर आज अटेंडेंस ले लेना, ठीक है? measured very accurately
तनवीर है कि गायब है? यस सर। ओके। विथ अभी तक लगता नींद नहीं खुला तुम्हारे। हार्मोनिक डिस्टॉर्शन एनालाइजर, उसको हम लोग हार्मोनिक डिस्टॉर्शन एनालाइजर भी बोलते हैं, या फिर नॉर्मली डिस्टॉर्शन एनालाइजर। मतलब उसका जो अंदर नॉइज है उसको एनालाइज करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको या तो आप HDA यानी कि हार्मोनिक डिस्टॉर्शन एनालाइजर बोल लो, या तो सिर्फ डिस्टॉर्शन एनालाइजर बोल दो। और जो भी टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन होता है ना, उसको एक फैक्टर से हम लोग डिनोट करते हैं। वो क्या फैक्टर है सर? मैथमेटिकली अगर डिनोट करना हो तो बोलते हैं द टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन is given by D is equal to root over D2 square plus D3 square plus D4 square एंड सो ऑन। अब बोलोगे सर यहाँ पर D क्या है, ठीक है ना? तो बोला जाता है यहाँ पर जो D2, D3, D4 मतलब जहां तक जाएगा आपका, यहाँ तो हम सिर्फ D4 तक दे दिया, D5 भी दे दो, चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो D5 भी दे दी, D5 भी हमने दे दिया। तो बोलता क्या है, ये किसी भी वेव फॉर्म का, ठीक है ना, किसी भी वेव फॉर्म का सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक एंड सो ऑन, मतलब वो ऑसिलेशन को डिटरमाइन करता है। फिर से हम दोहराना चाहेंगे, किसी भी हार्मोनिक डिस्टॉर्शन को एक मैथमेटिकली हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं D इज इक्वल टू D2 स्क्वायर प्लस D3 स्क्वायर प्लस D4 स्क्वायर प्लस D5 स्क्वायर एंड सो ऑन, जहां तक वो उसका हार्मोनिक ऑसिलेशन होगा। तो अब बात उठती है यहाँ पर D क्या है, तो बोलते हैं यहाँ पर D2, D3, D4 आर द सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ हार्मोनिक्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये बात हो गई कि हमारा डिस्टॉर्शन एनालाइजर के लिए जो इक्वेशन बनता है वो। और क्या बोलता है ना कि डिस्टॉर्शन एनालाइजर जो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन को एनालाइज करता है वो डायरेक्ट किसी भी एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट किए हुए, ठीक है ना, हर कंपोनेंट को जांच लेता है। फिर से हम दोहराएंगे कि जो हमारा हार्मोनिक डिस्टॉर्शन एनालाइजर है वो टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन को एनालाइज कर लेता है विदाउट इंडिकेटिंग उसका एम्पलीट्यूड क्या है और उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, उसको बिना इंडिकेट किए हुए वो टोटल हार्मोनिक को आराम से एनालाइज कर सकता है। उसको जरूरत नहीं पड़ता है कि उसका क्या वैल्यू है, ठीक है ना, क्या वैल्यू है या फिर फ्रीक्वेंसी क्या है हर एक कंपोनेंट का, उसको जानने का जरूरत नहीं है। वो फुल एंड फाइनल लास्ट में आपको टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन का एनालिसिस करके दे सकता है। मतलब ये इसका बोल सकते हैं इट इज अ प्रॉपर्टी, इट्स प्रॉपर्टी इज टू measure the total harmonic distortion, the total harmonic distortion without indicating शकलदीप आए कि नहीं आए? शकलदीप तो नहीं आए लग रहा है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, विदाउट इंडिकेटिंग एम्पलीट्यूड एंड। सर मेरे में क्लियर नहीं दिख रहा है। इसके में क्लियर नहीं दिख रहा है? कौन बोल रहा है? थोड़ा सा नाम बताइए अपना। यस सर, तुलसी बोल रहे हैं।
और किसी को ऐसा लग रहा है? हमको तो लग रहा है क्लियर जा रहा है मेरा इमेज। क्लियर है सर। हाँ तो बोल रहे हैं क्लियर तो होगा ही, क्योंकि यहाँ फुल टावर दिखा रहा है। क्लियर नहीं जाता तो उनको पता चल जाता है क्लियर नहीं जा रहा है, ठीक है। और किसी को ऐसा अनक्लियर दिख रहा है? तुलसी नेटवर्क में जाइए आप, ठीक है। हाँ क्लियर तो है, बोल तो रहे क्लियर है। तुलसी आप नेटवर्क में जाइए, ठीक है। यस सर। ओके ठीक, थैंक यू। ठीक है, ये हो गया। और क्या बताता है कि अब आते हैं इन सब को खत्म होने के बाद हम लोग आते हैं बेसिक वेव एनालाइजर के बारे में, मतलब जिसके लिए ये चैप्टर, मतलब जो टॉपिक है वेव एनालाइजर, ठीक है। बेसिक वेव एनालाइजर। तो बेसिक वेव एनालाइजर ना सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा टैंक सर्किट और हमारा ब्रिज नेटवर्क को मिलाकर के बनता है, उसी को हम लोग, जो हमारा बेसिक है। आगे जो होगा वो अलग की बात है, लेकिन जो बेसिक वेव एनालाइजर होगा ना सर, वो टैंक सर्किट एंड ब्रिज नेटवर्क का कॉम्बिनेशन। तो मुझे कोई बता सकता है टैंक सर्किट किससे और किससे मिलकर बनता है? मैंने शायद क्लास में बताया था। टैंक सर्किट कौन दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, किसे याद है? एनीवन फ्रॉम द क्लास? कुछ भी याद हो? सर इंडक्टर और कैपेसिटर। वेरी गुड, इंडक्टर और कैपेसिटर, यानी कि एल एंड सी। अंकित बोले हैं ना? वेरी गुड अंकित, ठीक है। तो जब इंडक्टर और कैपेसिटर को मिलाकर के हम कोई नेटवर्क बनाते हैं तो दैट इज नोन एज योर टैंक सर्किट। अब ब्रिज नेटवर्क तो जानते ही हैं, रेक्टिफायर, यानी कि जो डायोड चार्ट हो, डायोड लगा देंगे तो हमारा नेटवर्क बन जाएगा। तो इससे हम लोग डायग्राम आसानी से बना सकते हैं। कैसे? देखिए यहां पर हो गया, मान लीजिए दिस इज योर इनपुट सिग्नल। बादल याद है या भूल गए? छुट्टी में सब खो गया है। बादल आए भी हैं कि नहीं आए हैं, या बस लॉगिन करके भाग गए? अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि मत बोलिएगा सर आपका आवाज नहीं आ रहा। अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, डायग्राम बना लेते हैं फिर समझाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आ गया ना, देखिए कनेक्शन में एक चीज देखेंगे, यहाँ पर ऐसा कुछ करके उठा हुआ है। क्या ये कोई बता सकता है इसका मतलब क्या होता है? कोई भी थोड़ा सा अपना सा बोलिए। सर उससे पास होया हुआ ऊपर से। ये कनेक्टेड नहीं होने है का सर। मतलब है, वेरी गुड, ये कनेक्टेड नहीं है। अगर कनेक्टेड रहता तो हम सीधा उससे पार करवा देते, जैसे कि ये सब पार है, लेकिन ये कनेक्टेड नहीं है। इसीलिए ये ऐसा किया हुआ कि तार जो है, जो भी कनेक्शन है हमारा, ऊपर उठा करके है। तो सबसे पहले जैसे कि अंकित ने बताया कि यहाँ टैंक सर्किट है। टैंक सर्किट होता है हमारा एल और सी से बनता है। तो देखिए हमारा टैंक सर्किट ये वाला चीज हो गया। ये बेग योर पार्डन, कॉल आ गया था, ठीक है।
वेट कीजिए। तो मैं क्या बोल रहा था, टैंक सर्किट। तो टैंक सर्किट मिलता है हमारा सी यानी कि कैपेसिटर, और हमारा जो एल है यानी कि इंडक्टर पार्ट, उससे मिलकर बनता है। यहाँ इंडक्टर दिख रहा है आपको, ये हो गया हमारा टैंक सर्किट। इसको हम लोग प्राइमरी डिटेक्टर भी बोलते हैं, याद रखिएगा। दिस इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी डिटेक्टर, ठीक है। एंड दिस नेटवर्क सभी लोग जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं सर? इसको तो रेक्टिफायर बोलते हैं। ये हो गया हमारा रेक्टिफायर सर्किट। और ये जो इंडिकेटिंग डिवाइस, वही जो VTVM ये सब बोल रहे थे, वोल्टमीटर, लास्ट में आपका एक वोल्टमीटर लगा होगा, इसको हम लोग इंडिकेटिंग डिवाइस बोल देते हैं। दिस इज योर इंडिकेटिंग डिवाइस। बहुत नॉर्मल से डायग्राम है, कुछ नहीं है। एक आप टैंक सर्किट बना दो, उसको ब्रिज से कनेक्ट कर दो, और उसका जो आउटपुट है उसको आप कनेक्ट कर दो किससे? एक वोल्टमीटर से कनेक्ट कर दो, आपको एक नॉर्मल सा बेसिक वेव एनालाइजर मिल जाएगा। तो कहता क्या है कि अ बेसिक वेव एनालाइजर इज मेड फ्रॉम टू कंपोनेंट्स। क्या क्या है सर? पहला तो प्राइमरी डिटेक्टर, जो कि बना हुआ है टैंक सर्किट सिंपल LC नेटवर्क से, ठीक है। शकलदीप अभी आ रहे हैं, क्या मतलब है अभी आने का? उनको पता नहीं था? शकलदीप कहाँ थे आप? थोड़ा सा मुझे बताएंगे। क्लास स्टार्ट हुए आधा घंटा हो गया, आप कहाँ थे बताइए तो मुझे थोड़ा सा। कोई जवाब नहीं ना, चलिए छोड़िए। यहां हो गया, आज तो हम छोड़ दे रहे हैं बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट अंडर लास्ट मिस्टेक। इसके बाद हम किसी को एंट्री नहीं देंगे, ओके। तो क्या बोलता है कि जो भी बेसिक वेव एनालाइजर होता है वो दो चीज से बना होता है। क्या क्या? दैट इज द प्राइमरी डिटेक्टर एंड योर रेक्टिफायर पॉइंट। तो प्राइमरी डिटेक्टर को ऐसा किया जाता है कि वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे एडजस्ट किया जाता है, ताकि एक पर्टिकुलर हार्मोनिक्स मतलब ऑसिलेशन वो लोग प्रोवाइड कर पाए। इसको बनाया ही जाता है एक ऑसिलेशन प्रोवाइड करने के लिए, टू जो इनपुट से आए, ठीक है ना। इनपुट से अगर जो भी सिग्नल आ रहा है, जो भी आ रहा है, तो उसको मेजर करने के लिए इसको गठन किया जाता है, ठीक है ना। तो और जो इमीडिएटरी है, फुल वेव रेक्टिफायर है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, उस इनपुट सिग्नल का एवरेज वैल्यू को ऑब्टेन करता है, ठीक है। यहां से इनपुट आया, इसने हार्मोनिक्स को उठाया उस पर्टिकुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे। ऐसा नहीं है कि हर फ्रीक्वेंसी वो सिलेक्ट कर लेगा। सकलदीप अपना कैमरा माइक ऑन ऑफ कीजिए, ठीक है। इनपुट सिग्नल आया, हम ये वर्किंग समझा रहे, वर्किंग आप समझो, बहुत सिंपल है। सिग्नल आया, ठीक है ना। तो ऐसी सर्किट क्या करता है, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट करके एडजस्ट करता है अपने आप को। एडजस्टिंग के बाद उस इनपुट सिग्नल को वो भेजता है आपके रेक्टिफायर सेक्शन में। रेक्टिफायर सेक्शन क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर सिग्नल का एवरेज वैल्यू को उठाता है, ठीक है। एवरेज वैल्यू को उठाने के बाद वो एक इंडिकेटिंग डिवाइस जो कि हमारा वोल्टमीटर होता है, उससे क्या करता है, वहां पर उसका वैल्यू को शो कर देता है। क्लियर है? यही है नॉर्मल सा बेसिक वेव एनालाइजर का वर्किंग प्रिंसिपल। क्योंकि मैंने तो आपको कंस्ट्रक्शन तो पहले बता ही दिया था, कंस्ट्रक्शन बहुत ही आसान है। जैसे अगर कंस्ट्रक्शन आपको लिखना हो एग्जाम में, तो आप क्या लिखोगे? कौन मुझे बताएगा कंस्ट्रक्शन? 2 से 3 लाइन में, बहुत ही आसान कंस्ट्रक्शन है। कौन बताएगा मुझे? कुछ भी, हिंदी में बताइए, इंग्लिश में बताइए, एज यू विश, मुझे बताइए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन बताइए, कोई भी। कोई बता सकता है क्या? हम ही बताएं इसका कंस्ट्रक्शन खुद ब खुद? कोई नहीं बताएगा, चलिए ठीक है। कंस्ट्रक्शन पार्ट होता क्या है? बेसिकली कंस्ट्रक्शन होता है कि उसमें जो जो कंपोनेंट्स है उसको, उसके बारे में आपको बताना है। तो
कंस्ट्रक्शन पार्ट में बोल देना सर यहाँ पर 3 चीज अवेलेबल है कंस्ट्रक्शन पार्ट में। पहला तो एक प्राइमरी डिटेक्टर है, प्राइमरी डिटेक्टर बना हुआ है आपका एलसी नेटवर्क से, हो गया ये फर्स्ट पॉइंट। फिर सेकंड पॉइंट बोलेगा कि यहाँ पर एक ब्रिज नेटवर्क है जहां पर 4 डायोड लगे हुए हैं, या फिर उसको हम लोग सिंपल सा रेक्टिफायर भी बोलते हैं। और जो तीसरा पॉइंट है, जो लास्ट है, कि वहां पर एक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है जो कि डीसी वोल्ट मीटर है, याद रखिएगा, जो कि एक डीसी वोल्ट मीटर बोलते हैं, ठीक है ना। ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट। कंस्ट्रक्शन पार्ट के बाद अब हम लोग आते हैं उसके वर्किंग पे, कि वो वर्क कैसे करता है। तो जो भी इनपुट, ठीक है ना, जो भी इनपुट डालना है, और यहाँ पर एलसी को ट्यून्ड सर्किट भी बोलते हैं, याद रखिएगा, कुछ चीज याद रखिएगा आप लोग। LC is also known as the tuned circuit, मतलब उसका एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ट्यूनिंग रहता है। मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारा सिग्नल आ रहा है, ठीक है ना, बहुत सारा इनपुट आ रहा है, इसको ट्यून करके रखा हुआ है कि वो 50 हर्ट्ज वाला सिग्नल को ही पकड़ सकता है, और हमको 50 हर्ट्ज को ही मापना है। उस एक पर्टिकुलर, जो हम लोग रेजोनेटिंग के बारे में बात किए, रेजोनेटिंग प्रॉपर्टी के बारे में बात किए, तो वो क्या करेगा, उसको रेजोनेट करके उस चीज को वहां से उठा करके यहाँ पर लाएगा। वो ट्यून सर्किट सिर्फ और सिर्फ 50 वाले हर्ट्ज वाले सिग्नल को पकड़ेगा, बाद बाकी सबको रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्ट करने के बाद वो सिग्नल कहाँ गया, आपके रेक्टिफायर जंक्शन में। और रेक्टिफायर जंक्शन क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ उसका एवरेज वैल्यू लेगा। एवरेज वैल्यू लेने के बाद उस सिग्नल को भेज देगा आपके इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में, जो कि है हमारा डीसी वोल्टमीटर। और वो डीसी वोल्टमीटर का काम रहता है कि उस एवरेज वैल्यू में से जो उसका पीक वाला वैल्यू रहेगा ना, मतलब जो उसका हाईएस्ट पॉइंट वाला वैल्यू रहेगा, उसको वो दर्शाएगा थ्रू इट्स इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट या इंडिकेटिंग स्केल के जरिए। बस यही था आपका बेसिक वेव एनालाइजर के बारे में। इसमें किसी को कोई दिक्कत, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। Anyone is having doubt in basic wave analyzer or in the introduction of wave analyzer? चलिए इसको नो मानते हैं, किसी ने कुछ नहीं बोला, ना हाँ बोला ना बोला। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव वेव एनालाइजर, ठीक है। इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप लोग होल्ड करना, ठीक है। फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव वेव हेलो सर। हाँ बोलिए। हेलो, बोले सर वीडियो क्वालिटी बोलिए। थोड़ा बढ़िया नहीं आ रहा। मेरा तो बढ़िया जा रहा है, मेरे तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके एंड से देख लीजिए। किसी को ऐसा लग रहा है कि वीडियो क्वालिटी खराब जा रहा है? नो सर। नो सर। वो खराब जाएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैं सिग्नल पूरा ग्रीन दिखा रहा है। अगर वो खराब होता तो यार रेड या येलो दिखाता है। सकलदीप आप प्लीज नेटवर्क में जाइए, ठीक है। मेरे एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वैसा रहता तो सबको खराब दिखाता, ठीक है। चलिए हम डायग्राम बना लेते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव वेव एनालाइजर के बारे में बताते हैं। बस इसमें डिफरेंस क्या होता है ना, जो फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव वेव एनालाइजर है, इसमें एक फिल्टर सर्किट लगा हुआ रहता है। मतलब जो काम आपका यहाँ पर ब्रिज सर्किट कर रहा था ना, जो काम यहाँ पर आपका ब्रिज सर्किट कर रहा था, वही काम यहाँ पर एक फिल्टर सर्किट करेगा। बाद बाकी उसका ऑपरेशन सेम होगा, ठीक है। चलिए पहले बना लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। सबसे पहले रहेगा आपका इनपुट सिग्नल, ठीक है। सबसे पहले रहेगा इनपुट सिग्नल, फिर उसके बाद आएगा आपका एटेन्यूएटर। ठीक है, एटेन्यूएटर के बाद रहेगा आपका एक ड्राइवर एम्पलीफायर, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये रहेगा, ऐसे करके कुछ बना रहेगा, उसका नाम रहेगा आपका ड्राइवर एम्पलीफायर। मैथ्स क्लास का लिंक आ गया आप लोग को?
नो सर। अच्छा ठीक है, तो थोड़ा देर क्लास कंटिन्यू रहेगा मतलब, ठीक है ना, मतलब 5-10 मिनट अगर कटता है तो आप लोग फिर से रिज्वाइन होना। और तनवीर अभी अटेंडेंस ले ले, फिर दोबारा ना बोलना पड़े, ठीक है। ले लिए सर, ले लिए सर। चलो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। फिर ड्राइवर एम्पलीफायर के बाद वेरिएबल रजिस्टर एक लगा रहेगा, ठीक है, ये सभी लोग जानते हैं। वेरिएबल रजिस्टर यहाँ पर रहेगा आपका फिल्टर एम्पलीफायर, सबका काम हम बताएंगे, ठीक है, बस अभी आप देखो क्या क्या है। फिल्टर एम्पलीफायर, फिर एक वेरिएबल रजिस्टर रहेगा, फिर उसके बाद फिल्टर एम्पलीफायर रहेगा। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मेरा नेटवर्क फुल है फिर भी वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं दिख रहा है। अब बताइए, इसमें हम कुछ हेल्प नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ से वीडियो क्वालिटी पूरा साफ जा रहा है तुमसे, ठीक है, पूरा साफ जा रहा है, देखो, ठीक है। और देखो अगर नहीं भी हो रहा ना, इसका वीडियो रिकॉर्ड होगा, यूट्यूब पे जाएगा, मतलब पिछले क्लास का भी हम यूट्यूब पे डाले हैं, इसको भी हम यूट्यूब पे डाल देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप वहां से देख करके, सुनाई तो पूरा साफ दे रहा है ना तुलसी? यस सर, सुनाए अच्छा सुनाई से। हाँ सुनाई अच्छा दे रहा सर। लिंक ठीक है, सर, उसको लिंक। देख लीजिए। हाँ हम लिंक भेज देंगे, ठीक है, सर फर्स्ट वाले का भी लिंक भेज देंगे यस और सेकंड वाले का भी लिंक, मतलब आज वाले का भी लिंक हम भेज देंगे, ओके, हमारे ग्रुप में भेज सर। देंगे, ठीक है। तो ये वेरिएबल रजिस्टर, देन फिल्टर एम्पलीफायर, देन वेरिएबल रजिस्टर, देन फिल्टर एम्पलीफायर, मतलब सिग्नल को पर्टिकुलरली करना क्या है, हमें फिल्ट्रेशन प्रोसेस करना, फिल्टर करना है, ठीक है। फिर रहेगा आपका यहाँ पर एक कैपेसिटर और उसको हम लोग कर देंगे ग्राउंड, ठीक है। फिर यहाँ से एक फीडबैक उठेगा, इस वाले के ओर से फीडबैक, वहां भी एक लगा रहेगा आपका फिल्टर, और वो आएगा, सॉरी कैपेसिटर रहेगा, बोलने में चूक हो गया, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा रहेगा, और ये चला जाएगा आपका जहां पर हमारा आउटपुट है। आउटपुट के लिए फिर से आपका मीटर रेंज एटेन्यूएटर लगा रहेगा यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद आपका रहेगा आउटपुट एम्पलीफायर, फिर उसके बाद एम्पलीफायर को डिटेक्ट करने के लिए डिटेक्टर, ठीक है। सबका तबीयत ठीक है ना? किसी को सर्दी बुखार तो नहीं हुआ है? नो सर। जिसको हुआ है सर, किसको हुआ है? जिसको हो रखा है उसको। हम लोग ठीक है सर, किसको हम हो लोग को रखा है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, अच्छे से रहिए, बाहर कम निकलिए, अभी आराम से घर में रहिए, सोते, आप ही लोग का समय है। मतलब प्रणव का तबीयत खराब है इसलिए प्रणव पूछ रहा है जिसको हो रखा है ना प्रणव? यस सर। डॉक्टर को दिखाए? हाँ ठीक है। टेस्ट वेस्ट करवाए कि नहीं? नहीं, नॉर्मल कोल्ड है। अच्छा नॉर्मल कोल्ड है ना, तब तो बहुत सही। तो देखिए, इसका नाम है हमारा फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव वेव एम्पलीफायर, मतलब जो काम यहाँ पर आपका पिछले वाले केस में आपका रेक्टिफायर कर रहा था, एक पर्टिकुलर चीज सेक्शन ऑफ सिग्नल को सेलेक्ट कर रहा था, वही काम यहाँ पर आपका ये फिल्टर सर्किट करेगा, ठीक है। ये जो है इतना आप लोग देख रहे हो यहाँ से, ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज योर फिल्टर सर्किट। ये मतलब जो भी सेलेक्टेड फ्रीक्वेंसी होगा उसको सेलेक्ट करेगा, इसका नाम भी होता है, बोलते हैं हम लोग नैरो बैंड पास फिल्टर,
नैरो बैंड पास फिल्टर। अब नैरो बैंड पास फिल्टर क्या होता है? मान लीजिए हम दे दिए कि आज जो लैब होगा 10 से 26 रोल नंबर का होगा, ठीक है, मतलब 1 से 9 नहीं आएंगे, 26 के बाद वाले कोई नहीं आएंगे। तो कोई क्या होगा तेज बन करके, जो मतलब स्टूडेंट सोचेगा मेरा पिछला लैब नहीं हुआ था, हम वो पिछला लैब कर लेते, तो वो क्या करेगा, जो 1 से रोल नंबर में कोई 5 या 6 है वो चाहेगा कि हम जाकर के लैब कर ले, ठीक है ना। तो नैरो बैंड पास फिल्टर को सख्त हिदायत दिया जाता है कि सिर्फ 10 और 26 को ही पास कराना है। तो जैसे ही वो देखेगा ना कि 5 और 6 भी घुस गया है, मतलब यहाँ पर अब इस सेक्शन में क्या होगा, सिग्नल का बात हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का। तो 5 और 6 किलो हर्ट्ज वाला जहां भी फ्रीक्वेंसी को दिखेगा वो क्या करेगा, उसको रिजेक्ट कर देगा और सिर्फ क्या करेगा, 10 और 26 को पास करेगा। Am I clear? फिल्टर का मतलब क्या होता है, फिल्टर कैसे काम करता है, मतलब जो सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, जो पर्टिकुलर सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, वो सिर्फ और सिर्फ उसी को पास करने देगा, अदरवाइज दूसरे को पास नहीं करने देगा। तो यहाँ भी बस वही होता है। सबसे पहले इसका वर्किंग समझिए, अगर कट जाता है तो फिर से हम बताएंगे। वर्किंग से पहले कंस्ट्रक्शन समझ लीजिए। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले इनपुट सिग्नल आएगा, इनपुट सिग्नल के बाद एटेन्यूएटर। एटेन्यूएटर क्या काम करता है तुलसी, मैंने पिछले क्लास में बताया था। व्हाट डज एन एटेन्यूएटर डू, बताइए तो मुझे, एटेन्यूएटर का क्या काम होता है? कौन बताएगा मुझे, एटेन्यूएटर क्या काम करता है? सर डिस्टॉर्शन रिमूव करके एक तरह से बोल सकते हैं, लेकिन एटेन्यूएट करता एटेन्यूएटर है का सर। मेन क्या होता है, याद रखिएगा, मेन एटेन्यूएटर का काम होता है पावर को बढ़ाना या घटाना, किसी भी सिग्नल के पावर को बढ़ाना या घटाना, ठीक है। जो सबसे प्रॉपर पॉइंट अगर आप बोल सकते हो, आपने बोला जो सही है, ठीक है, चलो मान लिया, लेकिन जो पर्टिकुलर अगर बोला जाए कि उसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है किसी भी सिग्नल के पावर को बढ़ाना या घटाना, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले आपका इनपुट सिग्नल दिया हुआ, कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, इनपुट सिग्नल दिया हुआ है, उसके बाद एटेन्यूएटर दिया हुआ है, उसके बाद ड्राइवर एम्पलीफायर दिया हुआ है, ठीक है। फिर ड्राइवर एम्पलीफायर के बाद आप लिख देना कि वहां पर फिल्टर सर्किट है। फिल्टर सर्किट में जहां पर वेरिएबल रजिस्टर लगे हुए हैं, और यहाँ हम देना भूल गए, वेरिएबल कैपेसिटर लगे हुए हैं विद द हेल्प ऑफ 2 फिल्टर एम्पलीफायर सर्किट। फिर उसके बाद फिल्टर सर्किट का जो आउटपुट है दैट इज कनेक्टेड टू मीटर रेंज एटेन्यूएटर, ठीक है, दैट इज कनेक्टेड टू मीटर रेंज एटेन्यूएटर, और वो मीटर रेंज एटेन्यूएटर से जो भी सिग्नल आ रहा है दैट इज कनेक्टेड टू योर आउटपुट एम्पलीफायर। अब 1 मिनट से भी कम का समय बचा हुआ है, आप लोग फिर से रिज्वाइन करिएगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अभी इसको यहीं पर विराम देते हैं, जैसे ही खत्म होता है आप लोग फिर से रिज्वाइन कीजिए। ओके, क्लास का टाइम आ जाएगा तो बता दीजिएगा, हम फिर 11 बजे इसको एंड कर देंगे। 5 मिनट का ये खत्म हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लेगा, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं, सभी लोग क्लास ले रहे हैं ना, तो इसीलिए इको हो रहा आवाज। चलिए, जिनको जिनको आना था आगे। तो मैं क्या बोल रहा था, फिल्टर सर्किट रहेगा, फिल्टर सर्किट का आउटपुट विल बी कनेक्टेड टू योर मीटर रेंज एटेन्यूएटर, ठीक है। फिर मतलब आउटपुट को भी एटेन्यूएट करने का जरूरत पड़ सकता है, उसका पावर सिग्नल को बढ़ाने घटाने का जो भी है, तो उसको एटेन्यूएट करके एक पर्टिकुलर लेवल पर लाएगा। फिर अगर एम्पलीफिकेशन का जरूरत पड़ता है बाय केस इन केस, तो वो क्या करेगा, वहां पर आउटपुट एम्पलीफायर दिया हुआ है। तो आउटपुट एम्पलीफायर से देखिएगा 2 चीज लगा हुआ है, एक लगा हुआ आउटपुट बफर और दूसरा लगा हुआ है मीटर एम्पलीफायर एंड डिटेक्टर। तो मीटर एम्पलीफायर एंड डिटेक्टर क्या करेगा कि उसके जो भी आउटपुट आया हुआ है, ठीक है ना, जो भी आउटपुट वहां दिख रहा है उसको डिटेक्ट करके वो डीसी वोल्टमीटर से
भेज देगा, और उसमें और कुछ एम्पलीफिकेशन का जरूरत पड़ता है तो उसको थोड़ा सा एम्पलीफाई करके आगे भेज देगा। अगर सिग्नल वीक है थोड़ा मोड़ा तो उसको एम्पलीफाई करके डिटेक्ट करके आगे भेज देगा। लेकिन अगर सिग्नल दूसरा डिवाइस भी कनेक्टेड है वहां पर, उसका भी एनालिसिस देखना है, ठीक है ना, एनालिसिस देखने का जरूरत पड़ रहा है, तो उस केस में क्या होगा ना, हम लोग एम्पलीफायर ना लगा करके सिंपल सा एक आउटपुट बफर लगा देंगे, ठीक है ना, और वो आउटपुट बफर क्या करेगा, डायरेक्ट उसका आउटपुट दे देगा। देखो लिखा हुआ है ऑक्सिलरी आउटपुट फॉर सेकेंडरी डिवाइसेस। जो मेन डिवाइस रहेगा उसका आउटपुट डीसी वोल्टमीटर से आपको मिलेगा, ओके। लेकिन जो अदर डिवाइसेस रहेंगे उसका जो आउटपुट है, उसका आउटपुट आपको इस पोजीशन पर से। बफर क्या होता है, आपको कोई किसी को पता है व्हाट डज अ बफर डज और डू? बफर क्या करता है, किसी को नॉलेज है? देखिए जैसे हम लोग गेट्स पढ़े हैं ना, आप लोग अगर पढ़े होंगे तो ये होता है नॉट गेट, ठीक है ना। तो नॉट गेट में क्या होता है, अगर आप 1 दोगे तो वो 0 देगा, 0 दोगे तो वो 1 देगा। लेकिन बफर सर्किट का एक खास प्रॉपर्टी है ना कि वो ऐसा दिखता है, मतलब 1 दोगे तो वो 1 ही देगा और 0 दोगे तो वो 0 ही देगा। तो यहाँ पर जो भी आउटपुट आया चुपचाप से उसको ना वो एम्पलीफाई करेगा न अटेन्यूएट करेगा, सिंपल सा क्या करेगा, उसको आपका ऑक्सिलरी आउटपुट में शो कर देगा और कहानी खत्म, कुछ करना ही नहीं है उसमें, ठीक है। तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव वेव एनालाइजर जो होता है क्या करता है, मान लीजिए कोई भी सिग्नल है, वो आया पहले आपका इनपुट सिग्नल में, इनपुट सिग्नल से आया आपका किसमें, कहा आया, एटेन्यूएटर में। एटेन्यूएटर ने क्या किया, उसको एटेन्यूएट करके फिर आगे भेज दिया सेलेक्टिव एम्पलीफायर में। यहाँ पर सेलेक्टिव एम्पलीफायर छूट गया है इस पोजीशन पे, यहाँ पर रहेगा आपका एक सेलेक्टिव एम्पलीफायर। अब सेलेक्टिव एम्पलीफायर क्या करता है, उस पर्टिकुलर सिग्नल को चुनता है, मतलब जो हमने बताया था आपको 10 से 26 किलोहर्ट्ज जो भी है। और देखिए अभी तक जितना भी हम लोग वेव एनालिसिस देखे हैं ना, मान लो ये वाला, ये होता है फॉर ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज, ये भी है ऑडियो फ्रीक्वेंसी के लिए और ये भी है ऑडियो फ्रीक्वेंसी के लिए। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे हो सकता है वो आरएफ के लिए, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं दिस इज फॉर योर ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज, मतलब ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज का जो भी वेव्स है उसका एनालिसिस के लिए ये सब इस्तेमाल होता है, ओके। तो अब क्या हुआ, यहाँ सेलेक्टिव एम्पलीफायर है, उसने एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का वेवफॉर्म को सेलेक्ट किया, फिर ड्राइवर एम्पलीफायर का कोई काम नहीं है, बस वो सिग्नल को जो पीछे आया है उसको ढकेलता है हमारे क्यू फिल्टर सेक्शन में, ठीक है, हमारे क्यू फिल्टर सेक्शन में भेजता है। क्यू फिल्टर सेक्शन का क्या काम होता है, दैट इज अ टाइप ऑफ नैरो बैंड पास फिल्टर। और नैरो बैंड पास फिल्टर क्या करता है, एक पर्टिकुलर जो सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसी है उसको सेलेक्ट करके बाद बाकी जितने भी सारे अदर फ्रीक्वेंसीज है, जैसे मैंने बताया था, ये वाला एग्जांपल दिया था, वो क्या करेगा, उन सबको रिजेक्ट कर देगा, और जो सेलेक्टेड हो गया है उसको वो थ्रू द हेल्प ऑफ डीसी वोल्टमीटर वहां पर शो कर देगा। और अगर कोई और डिवाइसेस लगा हुआ है वहां पर, मतलब सेकेंडरी डिवाइसेस लगा हुआ है, तो उसको थ्रू द आउटपुट बफर शो कर देगा। तो अब बोलिएगा सर यहाँ आर और सी का क्या काम है। आर को जब आप वेरी करवाओगे ना, मतलब रजिस्टर को जब वेरी करवाओगे, वो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करेगा, याद रखिएगा, दैट विल कंट्रोल फ्रीक्वेंसी जब उसको वेरी कराओगे। और जब आप कैपेसिटर को वेरी करवाओगे तो वो क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लायर बताए थे पिछले क्लासेस में, अगर जो लोग आए होंगे, ये देखिए मल्टीप्लायर, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर की तरह काम करेगा जब आप कैपेसिटर को चेंज करोगे, और जब आप आर को चेंज करोगे तो वहां पर फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, ठीक है। ये हो गया फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई। तो यही कहानी था सर फ्रीक्वेंसी वेव एनालाइजर का, मतलब फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव वेव एनालाइजर का, एंड योर क्या था आपका, दैट इज बेसिक वेव एनालाइजर का, ठीक है। तो आज के क्लास में अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कुछ पूछना हो, तो यू कैन फ्रीली आस्क ऑन द ग्रुप, और या फिर पर्सनली भी पूछ सकते हो, और नोट्स थोड़ी देर में शाम तक
पिछले वाले क्लास का भी, आज का भी, और आज का जो वीडियो लिंक है वो भी हम आप लोग को दे देंगे ताकि आप लोग उसको देख करके आसानी से समझ सको। ठीक है, तो क्या बोलते हैं हम, आलम अटेंडेंस भेज दियो तो? यस सर। चलो ठीक है, तो इसी के साथ हम आज का क्लास एंड करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास। अब नेक्स्ट क्लास में थैंक यू सर। ओके ओके थैंक यू सर। ओके।